नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों व बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हमने एक सीरीज चलाई है भारत का संविधान, और उसकी शुरुआत हमने करी थी। शुरुआत में हमने बताया था कि भारत का संविधान कैसा है, संविधान किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। आज का हमारा जो विषय है उसी सीरीज में वो ये बताया है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे तो पूरा संविधान भारत का आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप चीज को समझेंगे तो सब कुछ ठीक है। अगर आप उसे रटने की कोशिश करेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी भारत का संविधान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये है ही ऐसा। ये जो विषय है, संविधान जो विषय है, शासन चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो अपने को मूल में रखे इमेजिन किया जाता है कि इस स्थिति में आप बैठे हुए हैं, तो वो एक सीधे सीधे वो समझ में चला आता है। तो आप इस वीडियो को देखें क्योंकि लंबा विषय है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान एक जगह पड़ा हुआ ठीक नहीं होता, वो बहता रहे, बढ़ता रहे, उतना ही बढ़ता है। तो आप ये संकोच ना करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आप हम विषय पे आते हैं, भारत का संविधान की क्या विशेषता है। तो भारत के संविधान को जो हम पूरे को पढ़ते हैं तो उसमें से सारी विशेषताएं निकल के आ जाती हैं। तो सबसे पहली तो भारत के संविधान की जो विशेषता है, ये मैंने मोटे मोटे से पॉइंट लिख लिए हैं क्योंकि लंबे हैं, छूट ना जाएं। तो सबसे पहला तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है और विशाल है। यानी कि इस संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक एक बात लिखी। क्योंकि भारत में क्या परिपाटी है, वो ये कहते हैं दिखावा कहां है लिखा हुआ। अन्य जो देश हैं, अमेरिका का संविधान 3 से 4 पन्नों का है। आप ये मानेंगे कि ये कह क्या रहा है, मैं सही कह रहा हूं। अमेरिका का जो संविधान है वो छोटा है, मोटी मोटी सी बात उन्होंने लिख रखी है, बाकी सब उनमें से ही वो काम चला लेते हैं। 4-5 पन्नों का संविधान है। और देखो कितना बड़ा देश है, संसार का सबसे शक्तिशाली देश है, उसी से चल रहा है। और इंग्लैंड जिसने पूरे संसार पर कब्जा कर लिया था, वहां कोई संविधान लिखित ही नहीं है। मतलब उनका संविधान लिखित नहीं है। उनका संविधान जैसे भारत में पहले राजाओं का धर्म जो था परंपराओं पे चलता था, उसी अनुसार आज भी वहां पे जो शासन प्रणाली है वो परंपराओं के आधार पे चली हुई है। वहां उन्होंने संविधान की जरूरत ही नहीं पड़ी, परंपराएं बनी हुई हैं, उन्हीं से चल रहा। तो भारत में का जो संविधान है लिखित है, एक एक बातें, एक एक नियम लिख रखे हैं, हर विषय पे लिख रखे हैं। तो इसलिए संसार का सबसे विशाल संविधान है, जिसमें 25 भाग है, 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं सभी विषयों पे। दूसरा क्या है, भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। ये क्या मतलब हुआ कि जो भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। ये लचीला और कठोर उसे कहते हैं जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाए वो लचीला है, और जिसमें परिवर्तन नहीं हो आसानी से उसको कठोर कहते हैं। यानी कि रिजिड नहीं है
रिजिड कहते हैं कठोर को, आसानी से जरूरत के अनुसार कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं कि साधारण बहुमत से ही 2/3 की भी जरूरत नहीं रहती, जितने मौजूद सदस्य रहते हैं उनके साधारण बहुमत से ही वो जो परिवर्तित हो जाते हैं। और कुछ नियम ऐसे हैं जिनको संसद की 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है दोनों सदनों में, और राज्य जो होते हैं उनके आधे से ज्यादा राज्यों के भी 2/3 उन बहुमत की जरूरत होती है, तब जाके उसमें परिवर्तन होता है। तो इस अनुसार जो भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिश्रण है। उसके बावजूद भी भारत के संविधान में तकरीबन 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो ये बताता है कि भारत का संविधान में परिवर्तनशील है, जरूरत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अगर उसमें चाहे तो परिवर्तन भी हो सकता है। तीसरा विशेषता क्या है कि जो भारत का जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख है, यानी कि वो फेडरल तो है लेकिन उसमें केंद्रीय सरकार की तरफ रुझान ज्यादा है। वो भारत की इतने बड़े भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलग अलग वहां पे संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि भारत की सीमाएं इधर उधर से टच हैं, उनके विचार अलग अलग हैं, तो उनकी और भारत की सेफ्टी को देखते हुए एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत का संविधान इस प्रकार से बनाया गया कि वो केंद्रोन्मुख हो जाए। जब संकट की स्थिति आ जाए, किसी राज्य में अशांति फैल जाए, तो उसकी सरकार जब संविधान अनुसार नहीं चल पाए तो उसको बर्खास्त करके केंद्र अपने अधीन कर लेती है। तो इस विशेष परिस्थिति के अनुसार भारत का जो संविधान है वो केंद्रोन्मुख हो जाता है, और सामान्य परिस्थिति में भारत का जो संविधान है वो परिसंघात्मक है, फेडरल है। तो है अनोखी स्थिति, भारत के संविधान की विशेषताएं चली हुई हैं। अगली जो भारत की जो संविधान की जो विशेषता है वो ये है कि भारत जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका क्या मतलब है? जो भारत का जो संविधान में जो प्रावधान करे गए हैं उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि वंशानुगत रूप से, यानी कि वंश के एक वंश मर गया दूसरा चालू हो गया, उसका कोई भी पद ऐसा नहीं है जो वंश परंपरा के अनुसार आए। ये अलग बात है कि किसी पार्टी जो बनी हुई है, राजनीतिक दल बने हुए, वो वंश परंपराओं के अनुसार चले हुए हैं, अध्यक्ष है बाप, वो रहा अध्यक्ष, फिर बेटा बन गया, फिर उनका पोता बन गया है, फिर ऐसे ही परिवार ने कब्जा कर रखा, वो पार्टियों पे कब्जा हो रखा है इसका लिए भाई उनकी पार्टी जाने। लेकिन भारत में जो कुर्सी है कि भाई चीफ मिनिस्टर जो है वो मर गया तो उसका बेटा बन जाएगा, देखने में भी आता है ये आ जाता है देखने के, पिताजी मर गए तो बेटा बन गया या उसी बहू बन गई। ऐसे बहुत से उदाहरण है, बिहार में उदाहरण है कि लालू यादव को जेल हुई तो उसकी पत्नी बैठ गई कुर्सी पे। तो है तो अजीब बात, ये देखने में गंदा लगता है लेकिन ये भी है। भारत के संविधान में ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये जो कुर्सी है या कोई भी पद है वो वंश के अनुसार होगा, भाई ये मर्द चुनाव नहीं होंगे उसी पे वही बैठ जाएगा। लेकिन वो जो भी वो प्रक्रिया से बैठा, संविधान के दायरे में रह के उन्होंने एक कुर्सी ली, लेकिन भारत के संविधान में ये प्रावधान नहीं है। इसलिए भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुने जाएंगे। अब ये भले वो जनता उनको चुन रही है तो इसमें संविधान का क्या दोष है? भाई संविधान का कोई दोष नहीं है कि भारत का जो संविधान है उसमें कोई भी पद, अब इंग्लैंड में है वो जो वहाँ का जो राष्ट्रपति जो बनता है वो वहाँ का जो राज परिवार है उनमें राजा ही रहता है, राज परिवार का ही व्यक्ति, राष्ट्रपति का जो पद है वो राजा का, किंग बोलते हैं उसको, किंग हो क्वीन हो, तो वो प्रधानमंत्री के ऊपर वो है, यानी कि उसी की किंग की ही मंत्री परिषद चलती है। तो भारत का जो संविधान है वो क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगली विशेषता क्या है? भारत का जो संविधान में है वो संसदीय प्रणाली की सरकार है।
तो भारत के जो संविधान की जो विशेषता ये है कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में क्या है, द्विसदनात्मक है, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं। आमतौर पे जो उच्च सदन होता है वो सीधे जनता से द्वारा नहीं चुना जाता, वो राज्यों के जो निम्न सदन है, विधानसभा है, उनके जो एमएलए होते हैं उनके जरिए चुने जाते हैं। और जो निम्न सदन है जिसको लोकसभा बोलते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और उस निम्न सदन का जो जनता के द्वारा चुन के आएगा उनका जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनता है। संसदीय प्रणाली की जो सरकार में क्या है कि जो गवर्नर राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति और उनकी मंत्री परिषद, यानी कि राष्ट्रपति की मंत्री परिषद और गवर्नर की मंत्री परिषद। आमतौर पे क्या है कि गवर्नर और राष्ट्रपति तो ये सम्मान के पद हैं, शासन तो मंत्री परिषद चलाती है। मंत्री परिषद में एक चीफ मिनिस्टर होता है और उसकी काउंसिल होती है। तो प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल केंद्र में और मुख्यमंत्री और उसकी काउंसिल राज्यों में, यही असली सरकार होती है। बाकी ये इनके ऊपर जो गवर्नर और राष्ट्रपति हैं ये सम्मान के पद हैं, ये हस्तक्षेप सीधे नहीं करते और ये जो प्रस्ताव उनके पास में आते हैं उनको वे सिग्नेचर करके और मोहर लगा के अपने उनको दे देते हैं और वो जो भी कानून है वो बन जाता है। जितने भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। राज्यों में जो भी सब टेंडर निकलता है और होता है वो गवर्नर के नाम से निकलता है, लेकिन गवर्नर का नाम ही नाम होता है, लेकिन सारा कुछ कार्य काम करवाता है वो चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल, केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल। इस प्रकार से भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। जो ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व उसमें होता है और जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेही होती है, बशर्ते जो राष्ट्रपति वाली जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है, जो अमेरिका में है और अन्य देशों में है, उसमें एक राष्ट्रपति चुना जाता है, बस वो सीधा जनता से चुना जाता है, बाकी सब सांसद चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होता है उसकी एक काउंसिल होती है, वो अपने आप अपनी काउंसिल गठित करता है, उसके लिए उसे किसी भी चुनाव की जरूरत नहीं होती, वो सीधा उठा के अच्छे अच्छे लोगों को उठाता है, उनको मंत्री बना देता है, उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती। और जो चुन के जो सांसद आए हैं वो कभी मंत्री नहीं बनते, उनका काम केवल कानून बनाना होता है। भाई आप बगैर लाग लपेट के कानून बनाओ, आपको इस बारे में जो है राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और जो मंत्री हैं वो अपने लाग लपेट से काम करें, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप चुनाव में हार जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि जनता के प्रति नहीं जवाबदेही होते हुए केवल राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति भी क्या है 2 बार चुन सकते हैं उसको, 8 साल तक वो रह सकता है। तो वो भी नहीं है कि वो उसे, भारत में क्या है कि कोई कितनी बार बन जाओ तो उसको जनता का डर रहता है। तो इसलिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो सरकार है वो बेतुक मतलब जो है तानाशाही पे उतराती है। अब अगली जो विशेषता भारत की है वो ये है कि भारत में मूल अधिकार और कर्तव्य है। भारत के संविधान में जो नागरिकों के लिए मूल अधिकारों यानी कि जो मूल संविधान था उसमें तो मूल अधिकार ही दिए गए थे, लेकिन 42वें संशोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया इमरजेंसी के दौरान। तो ये जो है उसमें मूल कर्तव्य भी आ गए और मूल अधिकार है कि संसद सरकार जो है ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो जनता के मूल अधिकारों का हनन हो जाए। अगर वो ऐसा कानून बनाएगी तो वो असंवैधानिक माना जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए रद्द हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो लोकतंत्र जो संविधान की जो में है जनता को सीधे मूल अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। मूल अधिकार सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कोई किसी का वो हो रहा वो चैलेंज करा जा सकता है, लेकिन मूल जो कर्तव्य हैं वो लागू करने के लिए
आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई तो अपनी ड्यूटी को पूरी कर। वो एक तरह से नैतिक रूप से हैं कि आपको ये पालन करना चाहिए, उसके उल्लंघन में कोई सजा का प्रावधान नहीं कर रखा है। कुछ मामलों में कानून बना रखे, जैसे झंडे के ऊपर है और है, उन पे कानून बना रखे हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं है कि संविधान का कर्तव्य की ड्यूटी तूने पालन नहीं करी। तो इस वजह से जो जनता है भारत की वो बर्बंड है, वो कर्तव्यों पे ध्यान नहीं देती और अधिकारों के लिए मारी मारी ऐसी बिलबिलाई फिरती है, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार, तेरे मेरों पे कब्जा करती हुई फिरती है और अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करती। इसलिए आप देख रहे हो कितनी गंदगी पड़ी हुई है देश में, वो इसीलिए ही है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। कर्तव्य यानी मेरा कर्तव्य है अपना कचरा बाहर फेंकना। अरे भाई कचरा बाहर फेंकना तेरा कर्तव्य है तो तेरी ड्यूटी भी तो है इस समाज को साफ सुथरा रखे ना। मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो जाने सफाई कर्मचारी, मेरा अधिकार है कचरा बाहर फेंकना। भाई यही हाल है। अगला भारत के जो है अब अगली जो विशेषता यह है कि उसमें भारत के जो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो संविधान के जो चौथा भाग है उसमें है। वो क्या है कि राज्य की जो सरकार है उसको वो एक तरह से पॉइंट दे रखे हैं कि आपने इन इन मुद्दों पे काम करना है। यानी कि भारत की जो सरकार है वो कल्याणकारी राष्ट्र के अनुसार है, यानी कि आपको जनता के वेलफेयर के लिए ही काम करना है, इन इन मुद्दों पे काम करना है, उनके लिए नीति बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वो नीति निर्देशक तत्व उनको बोलते हैं कि भाई आपको जनता के हित में जो है ये कानून बनाने हैं और इन कानूनों को लागू करना है, इनके हितों को देखना है। तो उसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे अब इन्हीं को नीति निर्देशक तत्वों को देखते अनुसार ये बड़े बूढ़ों को पेंशन है, गाय का संवर्धन है, गौशालाओं के लिए फंड आता है, और जो सभी धर्मों के लिए जो अनुच्छेद 44 है कि भाई एक नागरिक संहिता होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी में ही है। नदियों का संवर्धन करा जाएगा, जंगलों का, और खदानों में मजदूरों के लिए, इनके लिए बंधुआ मुक्ति मजदूर नहीं होंगे। ये सारे चीज़ें जो विषय हैं वो महिलाओं के लिए काम होंगे, बच्चों के लिए काम होंगे, ये सारे बातें जो है, और सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, और ये जो भारत की जो है संस्कृति का संवर्धन होगा, ये सारी बातें नीति निर्देशक तत्वों में दे रखी हैं। और सरकार को क्या के लिए वो एक तरह के गीता और रामायण की चौपाई के समान है कि भाई आपको उनको ही आधार बना के जो है ये सरकार चलानी है। तो ये बड़ी अच्छी विशेषता है। अगली जो विशेषता है कि भारत का जो संविधान में सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग है, यानी कि भारत के संविधान में जो भी भारत का जो नागरिक है जब 18 साल का हो जाएगा तो वो अपने आप जो है वो भारत का वोटर बन जाएगा। उसको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 6, और वो जो है वो मत डालने के लिए इंटाइटल हो जाता है। अन्य जो देश हैं और भारत के स्वतंत्र होने से पहले ये सुविधा नहीं थी, केवल कुछ धनाढ्य लोग और जो सेठ साहूकार थे, जमींदार थे, उनको ही वोट डालने का अधिकार था, और उसमें जो सबको नहीं था। तो जैसे ही भारत का, और उससे अलग और देशों में भी है, सबको नहीं है, वो किसी जगह तो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। तो भारत के जो संविधान में चाहे गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, महिला हो, लंगड़े हो, लूले हो, यानी कि अपंग हो, कोई भी, उनको आज इतनी मतलब भारत के जो आप प्रधान समय जो सरकार चली हुई है उन्होंने ऐसे लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, सम्मान दिया है उनको। तो यानी कि सभी को 18 साल के हो जाए, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो, तो वो वोट डालने का, उसका सरकार चुनने का उसको अधिकार है। ये सब विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका की, कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र एक न्यायपालिका है। उसके लिए संविधान में ही प्रावधान कर रखे हैं कि वो बेझिझक, उसके लिए काम क्या है? उसके लिए काम ये है कि एक तो उसको संविधान, कोई भी कानून बनता है या संविधान का कोई प्रावधान है और उस पर विवाद हो गया है,
तो वो ये निर्णय करेगा कि भाई असलियत में क्या ये जो कानून जो बना है ये संविधान के अंतर्गत सही है गलत है। यानी कि संविधान की व्याख्या करने का जो काम है वो भारत की न्यायपालिका को दिया है, राज्य में हाई कोर्ट को और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट को। एक तो काम ये है। दूसरा काम उसका ये है कि भाई अगर कोई उसकी आलोचना कर रहा है, वो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो उसकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो उसको वो दंड दे सकता है। उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पावर है उसको दे रखी है। इससे उसकी जो स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए वो उसको शक्ति मिली हुई है, वो भी संविधान में ही है। तीसरा उसमें क्या है कि भाई वो रिव्यू कर सकता है। कोई कानून बना, विधेयक आया, विधेयक बिल जो है वो पास होके वो कानून बन गया, तो उसको रिव्यू कर सकता है, किसी भी उसके भाग को रिव्यू कर सकता है। वो देख सकता है कि निरीक्षण कर सकता है कि भाई इसमें कौन सा प्रावधान जो है भारत के संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो ये इन सब बातों का उनके जो है वो किस प्रकार से वो चुनाव होगा उनका, उनको जज कैसे बनेंगे, ये सब जो है निष्पक्ष है। तो ये भारत की जो न्यायपालिका है स्वतंत्र और निष्पक्ष है, निर्भीक होकर वो जो है अपने दायरे में रह के काम कर सकती है। संविधान की व्याख्या करने को यह अधिकार है, उसको कानून बनाने का नहीं है। अगर वो कानून बनाने को उतारू हो जाएगी तो भारत की जो संसद है वो उन पे महाभियोग चला सकती है कि भाई आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, आप बेतुकी बात करेंगे तो संसद का फिर अधिकार चालू हो जाएगा। यानी कि अपने दायरे में वो स्वतंत्र है, बगैर दबाव में आके वो काम करती है। लेकिन देखने में क्या है, ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो है बहुत कम ये आते हैं। अमूमन जो सरकार के हम निर्णय भी देखते हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के किस प्रकार के आते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप खूब समझदार हैं। तो अगला जो विशेषता है वो है एकल नागरिकता की। जो भारत का जो संविधान है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत की केवल एक नागरिकता होगी। यानी कि भारत का जो नागरिक है उसको नागरिकता केंद्रीय स्तर पर भारत के स्टेट की नागरिकता मानी जाएगी। स्टेट का मतलब यहाँ देश से है, कंट्री से है, ना कि राज्यों से। तो राज्य की नागरिकता का कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी राज्य का हो सकता है। उसको इंडियन की नागरिकता, वो अपनी नागरिकता का जब फॉर्म भरेगा तो उसको इंडियन ही काफी है। अन्य जो देश है, अमेरिका है, उसमें राज्यों की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग नागरिकता होती है। वहां दो तरह की नागरिकता होती है, लेकिन भारत में क्या है, केवल एक ही नागरिकता है। अगला जो विशेषता है वो ये है आपातकाल के उपबंध। जो भारत के जो संविधान में है वो इस स्थिति को बनाया हुआ है कि भाई केस नहीं, गंभीर परिस्थिति आ जाए, देश टूटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए, तो इसलिए उसमें आपातकाल के उपबंध करे गए हैं। अगर संविधान के अनुसार कोई सरकार नहीं चल पा रही तो उस अनुसार उसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं। केंद्रीय स्तर पे भी अगर सरकार नहीं चल पा रही तो भी हैं, और राज्यों के स्तर पे भी अगर नहीं चल पा रही तो भी हैं, या पूरे देश में अस्थिरता फैल गई और किसी ने विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया, या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, उस परिस्थितियों से निपटने के लिए भी भारत के संविधान में प्रावधान करे गए। इन्हें कहते हैं आपातकाल उपबंध। तो इनका दुरुपयोग भी हुआ था। 75 और 76 के दौरान जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनका उपबंधों का प्रयोग किया था केंद्रीय स्तर पर। अपनी हठधर्मिता के कारण देश में आपातकाल लगाया था। जितने भी विपक्षी थे उनको सबको जेल में ठूंस दिया था, और को अपने सुविधा के अनुसार जजों को नियुक्त किया, उनसे अपने अपने अनुसार उन्होंने जो है निर्णय निकलवाए, और जो भी कोई बोलता था उसको निपटा दिया जाता था। तो ये जो है भी भारत में दुरुपयोग भी हुए हैं। अगला जो वो है वो स्वतंत्र अभिकरण
तो अगला जो प्रावधान है वो है स्वतंत्र अभिकरण के प्रावधान। तो स्वतंत्र अभिकरण क्या होते हैं कि ये एजेंसी होती है भारत में, संवैधानिक उनको पावर दी हुई है, वो संविधान की उन पावरों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करती है। उनमें क्या होते हैं, जैसे चुनाव आयोग और लोक लेखा परीक्षक जो होते हैं CAG, और ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, तो इस प्रकार से और भी हैं। तो ये जो है संविधान में उन्हें पावर मिली हुई है और वो उन पावरों के अनुसार, संवैधानिक मजबूती के अनुसार निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। उन पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अपना उन्हीं शक्तियों के अनुसार। अब देख रहे हो SIR के ऊपर कितना विवाद कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट तक भगे हुए गए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, उन्हें संविधान में ये शक्ति मिली हुई है। आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण उनको जो जाके वो अपने वोट बैंक को अनुसार वो आप राग गा रहे हो। अभी संविधान में उन्हें पावर दे रखी है कि जो वोटर लिस्ट है उसको वो शुद्धिकरण करें। आपने जो फर्जी वोटर बनवा रखे हैं या किसी ने की फर्जी वोट बनी हुई है तो ये देश पे कलंक है, और उसको साफ करने का काम जो चुनाव आयोग का है वो भारत के संविधान में है कि वो समय समय पर भारत की जो निर्वाचन नियमा वो है सूची है उसको शुद्ध करे। तो ये संविधान में पावर दी है, जब तो वे कर रहे हैं। तो इनको जो है अभिकरण बोलते हैं। ये स्वतंत्र अभिकरण जो एजेंसी होती है, ये जो है संविधानिक में ये उपबंध है। ये विशेषता है भारत के संविधान की। अगली जो विशेषता ये है कि त्रिस्तरीय सरकार का मॉडल है। भारत का जो संविधान में 3 स्तर की सरकारें हैं। 72 और 73वें संविधान के अनुसार, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार वो एक और सरकार का वो मान्यता संवैधानिक अनुसार मिल गई, ग्राम पंचायत और नगर पालिका। तो इस प्रकार से 3 स्तरीय सरकार हो गई, केंद्रीय स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार और स्थानीय स्तर की सरकार। स्थानीय स्तर की सरकार में ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम आदि। तो ये भी 3 स्तर की है। नगर पालिका भी 3 स्तर की होती है, एक नगर निगम, एक नगर पालिका और एक नगर पंचायत। तो इसमें जो है जिनकी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है वो नगर निगम होते हैं, जिसमें 10 लाख से और मतलब 9 लाख, 10 लाख से कम और 1 लाख तक की जो जनसंख्या है उसमें नगर पालिका होती है, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या होती है उसमें नगर पंचायत होती है। ऐसी गांव में भी जो वो है वो जिले के अनुसार 3 हिस्सों में बांट दिया गांव के ग्रामीणों को। तो जिले के में जिला पंचायत, फिर ब्लॉक के अनुसार ब्लॉक समिति, और फिर गाँव में हर गांव में जनसंख्या के अनुसार 2 गांव भी बना के हो जाते हैं, वो जो है ग्राम पंचायत। ये मॉडल उन्होंने विकसित हो गया भारत में। ये 3 तरह की सरकार का मॉडल है, त्रिस्तरीय उसको बोलते हैं। अगली विशेषता क्या है, वो ये है कि भारत में पंथ निरपेक्षता है। भारत के जो संविधान निर्माण हुआ तो उसमें कहीं भी ये ढूंढे भी नहीं मिलता था कि पंथ निरपेक्ष क्या चीज है। ये डाला 42वें संविधान संशोधन के अनुसार पंथ निरपेक्षता क्या, क्योंकि भारत का जो मूल है वो सनातन संस्कृति का है, और सनातन जो संस्कृति का जो मूल है वो उसका काम ही ये है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय, यानी कि पूरा संसार में सब सुख शांति हो, किसी से जलना फूकने की हमारे यहाँ नीति नहीं है। तो इसलिए जो भारत का जो मूल विचार है वो अपने आप में पंथ निरपेक्ष है। और जब तो भारत में संसार के जितने भी फिरके हैं उनवे सब भारत में स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं और वो यहाँ पर फल फूल रहे हैं। तो ये विशेष रूप से विशेष लोगों को खुश करने के लिए और उन्हें यहाँ पे विशेष रूप से अपनी हरकत करवाने के लिए यहाँ पे ये डाला गया था, जिसका दुरुपयोग हो रहा है और ये मुद्दा भी बना हुआ है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है कि राज्य जो है किसी भी धर्म के तरफ झुकेगा नहीं, विशेष रूप से नहीं झुकेगा। तो ये पंथ निरपेक्ष है। और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए भी भारत के संविधान में विशेष प्रावधान दे रखे हैं
कि वो अपने संस्कृति भाषा का बढ़ावा देने के लिए अपने अनुसार वो कार्य कर सकते हैं और अपना लिपि के बढ़ावा देने के लिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनका भी दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि सरकार को पावर है, उस पर कंट्रोल करने की, भारत का संविधान संतुलित है, लेकिन क्या है कि सरकार पेच कसने में हाथ पैर कांप जाते हैं उसके। वो अपने वोटों को देखते हुए वो अमूमन करती नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में जहां उनको किसी को अधिकार दिया हुआ है तो भारत की सरकार को भी एक उसमें पावर मिली हुई है कि अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उस पर लगाम लगाए। तो इसलिए भारत का जो संविधान संतुलित है। अगला जो विशेषता है वो ये है कि समाजवादी, ये भी जो समाजवादी जो विचार हैं ये भी भारत के 42वें संविधान संशोधन में आए। भारत में केवल लोकतांत्रिक रूप से लोकतंत्रात्मक ही जो है वो समाजवाद है। ये नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे समाजवाद के नाम से। समाजवाद का मतलब होता है कि जो भी संपत्ति है देश की, उन पे सीधे जनता का अधिकार है। सोशलिज्म इसको बोलते हैं कि ये देश की जनता की हैं। अब और जो देश थे उसमें क्या था, इसका दुरुपयोग हुआ। तो जितने भी धनाढ्य थे उन पर जाके वो सब चढ़ बैठे, यो महारा, ये तो मेरी है, मेरी जनता की है, तेरी कहाँ से आई। तो कंपनियों पे उन पे सब पे अधिकार जमाने लगे। और प्रॉपर्टी थी ये तो जनता में सब बटेंगी, ये तेरे पे इतना सोना चांदी कहाँ से आया, जनता में बटेगा। तो यहाँ भी करने की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उसमें केवल लोकतंत्रात्मक है कि भाई ये जितने भी है देश की संपत्ति सब जनता की है और सबका इन पे समान रूप से अधिकार है, यहीं तक सीमित है। तो इस प्रकार से हमने मोटी रूप से भारत का जो संविधान है इसकी विशेषताएं बताई। कुछ बातें हमारे से छूट भी गई होंगी, उसके लिए हम क्षमा मांग चाहते हैं, क्योंकि भारत ये विषय बहुत लंबा है। ज़्यादातर मैंने सारा कुछ भारत के संविधान की विशेषता बता दी, तो आप इस विशेषता को देख के भी ये समझ रहे होंगे कि भारत का संविधान कितना अनोखा है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ उसमें है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला विषय लेके आएंगे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।